नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए ओ हेनरी की कहानियाँ लेकर आई हूँ। ओ हेनरी अमेरिका के प्रसिद्ध लघु कथा लेखक थे। तो इनकी 3 लघु कथाओं का संकलन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। पहली कहानी जो आप सुनेंगे उसका नाम है 20 साल बाद। उसके बाद दूसरी कहानी कैदी और अंत में तीसरी कहानी अक्टूबर और जून। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी 20 साल बाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कहानियों का आनंद लेते हैं। कहानी का नाम है 20 साल बाद। एक पुलिस अधिकारी बड़ी फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। सड़क के एक छोर पर एक गोदाम था। जब पुलिस अधिकारी उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसके दरवाजे के पास उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए झुक कर खड़ा था। पुलिस अधिकारी उसके पास गया तो उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। हमने 20 वर्ष पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको मेरी बात कुछ अजीब लग रही हो, लेकिन यह सच है। यह कहकर उस आदमी ने दिया सलाई की तीली जलाकर सिगार सुलगाया। उस जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस अधिकारी ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में चमक थी तथा दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा दाग था। उसके टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, 20 वर्ष पहले इस गोदाम की जगह बिग जो नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आज से ठीक 20 वर्ष पहले ऐसे ही एक रात को मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र जिमी के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था। उस रात हमने निश्चय किया था कि अगली सुबह अगले 20 वर्षों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन वर्षों में हम जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करेंगे और जो कुछ भी बन पाएंगे ठीक 20 वर्ष के बाद इसी समय फिर यहीं पर मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही दूर क्यों ना आना पड़े तथा हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। यह सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप जिमी से अलग हुए हैं, क्या उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चला? कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे, लेकिन यह पत्र व्यवहार केवल 1-1.5 साल तक ही चला। उसके बाद यह बंद हो गया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि जिमी जीवित होगा तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं 1000 किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। पुलिस अधिकारी ने अपना डंडा घुमाया और वहां से चला गया। करीब 20 मिनट के बाद एक लंबा आदमी उस आदमी के पास आया। उसने ओवरकोट पहना हुआ था तथा कॉलर से कानों को ढका हुआ था। उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? क्या तुम जिमी वेल्स हो? इंतजार करने वाले आदमी ने लगभग खुशी से चिल्लाते हुए कहा। उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बॉब, चलो अब किसी अच्छी जगह पर बैठे और बीते दिनों की बातें करें। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल पड़े। दवाइयों की एक दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से में भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूं कि 20 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं होता कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन सकता है। 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, यह कागज लो और पढ़ो। बॉब ने कागज का टुकड़ा उसके हाथ से लिया और पढ़ने लगा। जब उसने कागज को पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, बॉब, हमने जहाँ मिलने का वादा किया था वहाँ मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुँच गया था।
पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी, कैदी। जीवन के सुख दुख का प्रतिबिंब मनुष्य के मुखड़े पर सदैव तैरता रहता है, लेकिन उसे ढूंढ निकालने की दृष्टि केवल चित्रकार के पास होती है। वह भी एक चित्रकार था। भावना और वास्तविकता का एक अद्भुत सामंजस्य होता था उसके बनाए चित्रों में। एक बार उसके मन में आया कि ईसा मसीह का चित्र बनाया जाए। सोचते सोचते उसके मन में एक प्रसंग आया कि छोटे से ईसा को एक शैतान हंटर से मार रहा है, लेकिन न जाने क्यों ईसा का चित्र ही नहीं बन रहा था। चित्रकार की आंखों में ईसा की जो मूर्ति बनी हुई थी उसका मानव रूप में दर्शन दुर्लभ ही था। बहुत खोजा, मगर वैसा तेजस्वी मुखड़ा उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन उद्यान में टहलते समय उसकी दृष्टि अनाथालय के 8 वर्ष के बालक पर पड़ी। बहुत भोला था, ठीक ईसा की तरह सुंदर और निष्पाप। उसने बालक को गोद में उठा लिया और शिक्षक के आदेश से उसे अपने स्टूडियो में ले आया। अपूर्व उत्साह से उसने कुछ ही मिनटों में उसका चित्र बना डाला। चित्र पूरा करके वह बालक को अनाथालय पहुंचा आया। अब ईसा के साथ शैतान का चित्र बनाने की समस्या खड़ी हुई। वह एक क्रूर चेहरे की खोज में निकल पड़ा। दिन की कौन कहे, महीनों बीत गए। शराब खानों में, वेश्याओं के मोहल्लों में, गुंडों के अड्डों की खाक छानी, मगर उसको शैतान कहीं न मिला। 14 वर्ष पूर्व बनाया गया चित्र अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था। अचानक एक दिन जेल से निकलते एक कैदी से उसकी भेंट हो गई। सांवला रंग, बड़े वे केश, दाढ़ी और विकट हंसी। चित्रकार खुशी से उछल पड़ा। 2 बोतल शराब के बदले में कैदी को चित्र बन जाने तक रुक जाने के लिए राजी कर लिया। बड़ी लगन से उसने अपना अधूरा चित्र पूरा किया। ईसा को हंटर से मारने वाले शैतान का उसने हूबहू चित्र उतार लिया। महाशय, जरा मैं भी चित्र देखूं? कैदी बोला। चित्र देखते ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह हकलाते हुए बोला, क्षमा कीजिए, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। मैं ही आपका ईसा मसीह हूँ। 14 वर्ष पूर्व आप मुझे अनाथालय से अपने स्टूडियो में ले आए थे। मुझे देखकर ही आपने ईसा का चित्र बनाया था। सुनकर कलाकार हतप्रभ रह गया। और अब सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी, अक्टूबर और जून। कप्तान ने दीवार पर लटकती तलवार को बड़ी उदास निगाहों से देखा। पास की अलमारी में उसकी धुंधली पड़ चुकी वर्दी पड़ी थी, मौसम और सेवा के कारण दागी और छिन्न भिन्न। कितना अरसा बीत गया है उन युद्ध के चेतावनी संकेतों के बाद, और अब अपने देश के संकट काल के समय अपनी योग्यता का प्रमाण देने वाला यह अनुभवी कप्तान एक औरत की मदभरी आंखों और मुस्कुराते होठ के आगे संपूर्ण समर्पण मात्र बनकर रह गया था। वह अपने शांत कमरे में बैठा था और उसके हाथ में उस औरत का पत्र था जो उसे अभी अभी मिला था। वही पत्र जिसने उसकी निगाहों में उदासी भर दी थी। उसने उस मार्क पैरे को एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया। आपके इस आदर को, जो आपने अपनी पत्नी बनने का आमंत्रण देकर मुझे बख्शा है, अस्वीकार करते हुए मैं महसूस करती हूँ कि मुझे सब कुछ खुले मन से कहना चाहिए। इस अस्वीकार का मेरी नज़र में जो कारण है वह है हमारी उम्र में इतना बड़ा फ़र्क। मैं आपको बहुत बहुत चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शादी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात को लिखते हुए सख्त अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सही कारण बताने की मेरी इस ईमानदारी की आप दाद जरूर देंगे। कप्तान ने आह भर ली और अपना सिर अपने हाथ पर झुका लिया। यह सच है कि उनकी उम्र के दरमियान कई बरस थे, परंतु उसका मान था, उसके पास दौलत भी थी। क्या उसका प्यार, उसकी देखभाल, उसकी क्षमताएं उससे उम्र का सवाल न भुलवा पाएंगी? और फिर उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वह उसका ख्याल करती थी। 2 घंटे के बाद जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष के लिए वह तैयार खड़ा था।
उसने टेनेसी के प्राचीन दक्षिणी नगर की गाड़ी पकड़ी। वह वहीं रहती थी। जब कप्तान उस पुरानी हवेली के भीतर घुसकर बजरी के रास्ते पर आगे बढ़ा, तब थियोडोरा डेमिंग सीढ़ियों पर बैठी गर्मी की उस सुहानी शाम का आनंद ले रही थी। वह कप्तान से ऐसी मुस्कुराहट लिए हुए मिली जिसमें किसी तरह की परेशानी नहीं छिपी हुई थी। थियोडोरा बोली, मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, पर अब जब आप आ ही गए हैं तो मेरे साथ बैठ जाइए। क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? मिला था, कप्तान ने कहा। मैं उसी के लिए आया हूँ। मैं कहना चाहता था थियो, अपने जवाब पर एक बार फिर से विचार कर लो। नहीं करोगी क्या? नहीं नहीं, उसने कहा और अपना सिर हिलाया। अब उसका सवाल ही नहीं उठता। मैं तो आपको बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन शादी से बात नहीं बनेगी। मेरी उम्र और आपकी उम्र। पर मुझसे अब फिर वही बात मत कहलवाइए। मैंने पत्र में लिख ही दिया था ना। कप्तान का मुख लाल हो गया। थोड़ी देर के लिए वह खामोश रहा और शाम के धुंधलके में घूरता रहा। सच है, भाग्य और काल पिता ने उसके साथ बड़ा दगा किया था। उसके और उसकी खुशी के बीच मात्र कुछ बरस अटक कर रह गए थे। थियोडोरा ने कहा, इतनी गंभीरता से मत लीजिए इसे। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने इस पर अपने आप से बड़ा तर्क वितर्क किया है। एक दिन आप खुद भी महसूस करेंगे कि मैंने आपसे शादी नहीं की, सो अच्छा ही हुआ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए यह शादी भली महसूस हो, लेकिन ज़रा सोचिए तो, कुछ ही बरसों बाद हमारी रुचियाँ कितनी भिन्न भिन्न हो जाएंगी। हम में से एक अंगीठी के पास बैठकर कुछ पढ़ना पसंद करेगा, या हो सकता है कि गठिए या दिमागी थकान का इलाज करवाना चाहेगा, जबकि दूसरा नृत्यों, थिएटरों और रात को देर तक चलने वाली भोजन पार्टियों के लिए पागल हो रहा होगा। नहीं मेरे प्रिय मित्र, अगर इसे जनवरी और मई न भी माने तो इसे अक्टूबर और जून के आरंभ का मामला तो माना ही जा सकता है। मैं हमेशा वही करूँगा थियो जो तुम चाहोगी कि मैं करूँ, अगर तुम चाहोगी। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अब ऐसा सोचते हैं कि आप कर लेंगे, पर आप नहीं कर पाएंगे। कृपया मुझसे दोबारा यह बात मत कहिए। कप्तान हार चुका था। उसने उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी उसी रात पकड़ ली। अगली शाम वह अपने कमरे में वापस पहुंच चुका था। वह रात के भोजन के लिए कपड़े बदल रहा था और बो में सफ़ेद टाई बांध रहा था। उसी क्षण वह एक उदास स्वागत भाषण में भी लीन था। अपने सिर की कसम, लगता है थियो ठीक ही कहती थी। कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह बेहद जवान और खूबसूरत है, पर बड़े मन से भी हिसाब लगाया जाए तो वह भी 28 से कम की क्या होगी, और कप्तान तो केवल 19 का था। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल का नाम है इंस्पायर्ड कॉर्नर, किस्से कहानियों का कोना, जहां आप ढेर सारी पुरानी क्लासिक कहानियां, हिंदी कहानियां, कालजयी कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां और कुछ मेरे द्वारा स्वरचित कविताएं सुन सकते हैं। तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।